हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एनकेएस अकेडमी। चलिए गाइज, आज से हम लोग एक नई टॉपिक स्टार्ट करते हैं और ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसे हम लोग शॉर्ट में EMI भी बोला करते हैं। गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे बोर्ड्स के लिए, कॉम्पिटिशन्स के लिए, नीट के लिए, हर जगह के लिए। गाइज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और गाइज ये है भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक। जो पीछे वाली जो लेक्चर्स हमने पढ़ी है जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा था, ठीक है, उसी का एक रिवर्स कंसेप्ट है जो इसमें हम लोग पढ़ेंगे और इसका काफ़ी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है। ठीक है, आपने पुराने ज़माने में अभी भी कुछ साइकिल में डायनमो लगी होती थी। जब साइकिल को चलाते थे तो डायनमो का जो वो व्हील होता था वो रोटेट करता था और उससे क्या होती थी, रोशनी मिलती थी। ठीक है, कभी कभी आपने देखा होगा चार्जेबल एक टॉर्च होती है जिसमें क्या होता है कि एक स्प्रिंग जैसा, एक स्पाइरल जैसा या फिर ऐसा कहो सोलेनॉइड जैसा एक सिस्टम होता है और उसके अंदर आप उसे ऐसे करोगे, ठीक है, तो धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, टॉर्च चार्ज हो जाता है। उसका कंसेप्ट भी इसी चैप्टर में है। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका कंसेप्ट हम लोग इस चैप्टर में डिटेल पढ़ेंगे और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस वगैरह भी हम लोग देखेंगे। ठीक है गाइस, आपने ये भी देखा होगा जनरेटर। आपने सोचा है कि जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी कैसे मिलती है? जनरेटर में तो केवल एक सिस्टम, पेट्रोल डीजल वगैरह से हम लोग एक सिस्टम को रोटेट करा रहे होते हैं सिंपली, और हमें उससे बिजली मिल रही होती है। आखिर अंदर में कहानी क्या हो रही होती है? ठीक है गाइस, बड़ी कमाल की चीजें, ये चीजें देखने को आपको मिलती हैं। हमारी डे टू डे लाइफ से ये काफी कनेक्टेड है, हर जगह ये चीजें काफी अच्छे से कनेक्टेड है। यानी हम लोग आज के डेट में जो इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं कहीं ना कहीं इसी चैप्टर के वजह से ले रहे हैं। इस चैप्टर की जो कहानी है उसके वजह से ले रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के चैप्टर काफी ज्यादा प्रैक्टिकल होने वाला है। ठीक है गाइस, और इस लेक्चर की स्टार्टिंग गाइस मैं एक बहुत ही सिंप्लीफाइड एग्जांपल से करना चाहूंगा जो आपको और ज्यादा अमेज करेगा, सरप्राइज करेगा। फिर आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे टॉपिक में आने लगेगा और हम लोग धीरे धीरे फिर इंटर करेंगे और काफी मजे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ठीक है, और आपको होपफुली आप ये चीज एक्सपेरिमेंट कर भी लोगे। मान लो किसी भी तरीके से इधर मैंने नॉर्थ पोल रखा और साउथ पोल रखा किसी मैग्नेट का, मतलब मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड यहां से यहां ऐसे क्रिएट कर लिया। ध्यान रहे, क्या क्रिएट कर लिया? मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? अब को करना क्या है कि एक छोटा सा लूप लेना है ऐसे। इस लूप में यहां पे एक बल्ब लगा देनी है। ठीक है, बल्ब को जैसे कनेक्शन करते हैं वैसे लगा देनी है। ठीक है, एक को प्लस वाले से और एक वाले को माइनस से कनेक्ट कर देनी है इस तरह से बल्ब को। अब मैं आपसे बोलूं कि इस मैग्नेटिक फील्ड में इस लूप को ऐसे रखेंगे तो क्या बल्ब जलेगी? बोलोगे सर ऐसा कैसे होगा, कहां इसमें बैटरी लगा हुआ है, यही सोचोगे ना? हाँ, ये सोचना आपका लाजिमी, ऐसा सोचना भी चाहिए कि इसमें बैटरी कहां है कि ये बल्ब जलेगी। वाकई जब मैग्नेटिक फील्ड है और जब इसमें लूप को ऐसे रखोगे तो कोई भी बल्ब इसमें जलने वाला नहीं है। हालांकि कनेक्शन सब कुछ किया हुआ है, एक बल्ब को मैंने प्लस और माइनस से कनेक्ट करके एक पूरा कंप्लीटली लूप ऐसे बनाया हुआ है। लेकिन कमाल तब हो जाएगा जब इस लूप को आप इसमें रोटेट करने लगोगे। मतलब इस तरह से लूप है और जब इस मैग्नेटिक फील्ड इधर से इधर है, जब आप इसको ऐसे रोटेट करने लगोगे तो बल्ब क्या होने लगेगा? वो जलने लगेगा। या फिर इस लूप को ऊपर, फील्ड से ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे करेंगे मतलब एक बार फील्ड से बाहर कर दे रहे हैं, फिर फील्ड में ला रहे हैं, फिर बाहर कर दे रहे हैं, फिर फील्ड में ऊपर नीचे कर रहे हैं, तब भी बल्ब जलने लगेगा। या रोटेट करेंगे तब भी बल्ब जलने लगेगा। क्लियर है? यह एक दूसरा तरीका। यह हमारे पास ऐसा लूप है, यह हमारे पास ऐसा लूप है। ठीक है, समझ लो अच्छे से, यह हमारे पास लूप है। इस लूप को एक बार ऐसे मतलब एक बार इसके एरिया को बढ़ा रहे हैं, एक बार घटा रहे हैं, सिकुड़ा रहे हैं, फैला रहे हैं, सिकुड़ा ऐसे करेंगे तब भी बल्ब जलेगा। है ना कुछ कमाल का एक्सपेरिमेंट? आपका दिमाग तो अभी सरप्राइज हो गया होगा, सर ये क्या कमाल की चीज है। मतलब सीधे रखा तो देयर इज नो ग्लो इन द बल्ब, तो बल्ब जलने वाला नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने उसको छोड़ दिया, नीचे गया या फिर नीचे से ऊपर ले गया, तब भी बल्ब जलेगा। रोटेट किया तब भी बल्ब जलेगा, या फिर उसके एरिया को कम ज्यादा किया तब भी बल्ब जलेगा। है ना कुछ कमाल की चीजें? तो देयर इज नो बैटरी है, मतलब कहीं कोई बैटरी नहीं है। बल्ब में मैंने बैटरी थोड़ी ना लगाया है, बल्ब को तो मैंने किसी वायर से कनेक्शन किया है विदाउट एनी बैटरी। हाँ, यहां मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें हमने उसको इस तरह का सिचुएशंस, इस तरह की ऑपरेशंस करी है तो हमें बल्ब जलता हुआ नजर आया। प्रैक्टिकली अगर आप करोगे तो ये चीजें आपको मिलेंगी गाइज, ये कोई हाइपोथेटिकल चीजें नहीं बोली जा रही है। सो है ना कमाल की चीज? तो चलिए इन सारी चीजों पर चर्चा करेंगे, ऐसा क्यों हो गया और ये जो एक्सपेरिमेंट करने वाले कौन थे,
ठीक है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट ऐसे कैसे निकाला, इस पर उन्होंने मैथमेटिकल क्या रिलेशंस दी हैं, सब पे चर्चा करेंगे गाइज। आराम से पढ़ते हैं पहले। तो जैसा कि मैंने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बोला कि इस चैप्टर की जो बेस है वो कहीं ना कहीं जो जस्ट प्रीवियस चैप्टर्स पढ़े हैं उसका एक रिवर्स अप्रोच है इसमें, ठीक है। और ये जो रिवर्स अप्रोच एक साइंटिस्ट थे फैराडे, उन्होंने ये एराइज किया क्वेश्चन, उन्होंने ही एराइज किया। एराइज क्या किया क्वेश्चन वो पहले समझते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। देखिए, जैसा कि आपने देखा है कि भाई कोई लूप हो गई, ऐसे लूप है, अगर इस लूप में अगर मैं करंट गुजारता हूं तो आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। इस तरीके से है तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से क्रिएट होती है। ये सारी चीजें तो आपने प्रीवियस चैप्टर में काफी अच्छे से पढ़ा है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्रिएट होती है, क्लियर है। मतलब आई के होने के साथ हमारा क्या जनरेट होता है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है। मतलब करंट अगर फ्लो कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है, खूब अच्छे से। अब इसका उल्टा सोचते हैं, करंट के होने से बी हो रही है, तो इसका उल्टा ये हुआ कि अगर मैं करंट ना दूं और मैग्नेटिक फील्ड दूं तो क्या करंट फ्लो कर सकती है। यही कंसेप्ट उन्होंने सोचा, उल्टा सोचा। उन्होंने क्या सोचा, आई को थोड़ी देर के लिए एब्सेंट कर देते हैं, ठीक है, आई को थोड़ी देर के लिए एब्सेंट कर देते हैं और बी को प्रोवाइड कर देते हैं। बी को क्या कर देते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं। तो बी को देने से क्या इस लूप के अंदर कोई करंट फ्लो करेगी या नहीं। इसी बात की जो इस बात को वो डिस्कवर कर रहे थे फैराडे। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है, और दुर्भाग्य से उनको कुछ मिला नहीं। शुरू में उन्होंने बहुत सारे अटेम्प्ट किए, उन्होंने बहुत सारा लूप लिया, इस तरीके से इस तरह से लूप लिया। इस लूप में उन्होंने गैल्वेनोमीटर वगैरह लगा दिया, राइट, और इसके अंदर मैग्नेट डाल दिया। अब या तो अंदर में डाल दिया या बाहर डाल दिया। मैग्नेट डाल दिया तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हो गई, मैग्नेट डाल दिया तो क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गई यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से होगी। तो यहां मैग्नेट डाल दिया तो मैग्नेटिक फील्ड हो गई। फिर भी इसमें कोई करंट, इस गैल्वेनोमीटर में थोड़ी भी करंट फ्लो नहीं कर रही थी। फिर एक बार बाहर डाल के देखा, मैग्नेट डाल के देखा, तब भी कुछ नहीं हो रहा था। यानी उन्होंने बहुत तरह का काम कर लिया। मतलब लूप डालते थे, लूप के अंदर मैग्नेट डालते थे, बाहर डालते थे, अंदर डालते थे और फील्ड वहां प्रोवाइड करते थे, लेकिन दुर्भाग्य से थोड़ा भी करंट उस कॉइल में फ्लो नहीं कर रहा, ठीक है ना। कुछ कमाल की चीज, मतलब करंट फ्लो कराते हैं तो बी आती है, लेकिन बी के सीधे दे देने से करंट फ्लो नहीं करती है। बी के सीधे दे देने से, ठीक है, फ्लो नहीं करती है। लेकिन एक्सीडेंटली उनको एक चीज पता चली। अब वो एक्सीडेंटली क्या चीज पता चली वो मैं आपको बताता हूं। ऐसा हुआ कि ये जो लूप था, सोलेनॉइड जैसा ये लूप था, और एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो यहां पे गैल्वेनोमीटर है, राइट, यहां से एक मैग्नेट अचानक से उनके हैंड से छूट गया। ये कहीं स्टोरी में ये चीजें पढ़नी भी है। अचानक से ये मैग्नेट उनके हैंड से ड्रॉप हो गया। अब अचानक से ड्रॉप हो गया, बहुत दिनों से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, बहुत बार उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, मैग्नेटिक फील्ड डाल करके चेक किया और लूप वगैरह लगा दिया, सोलेनॉइड लगा दिया, लूप की संख्या को बढ़ा दिया, लेकिन थोड़ी भी करंट उनको नहीं मिल रही थी। लेकिन जैसे ही ये मैग्नेट इसके लूप से ऐसे गिर गया, अचानक से ऐसे पकड़ा और ऐसे गिर गया, होता है बहुत बार एक्सपेरिमेंट में। तो ये ऐसे गिर गई भाई, गिर गई तो ये जो गैल्वेनोमीटर से एक करंट डिफ्लेक्ट कर गई। मतलब गैल्वेनोमीटर का जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट कर गया। मतलब वो क्या इंडिकेट किया, सम करंट इन द लूप, सम करंट इन द लूप। और यही तो वो अभी तक कभी भी नहीं पा रहे थे किसी भी एक्सपेरिमेंट में। वही तो चाह रहे थे कि गैल्वेनोमीटर में करंट हो जाए, लेकिन एक छोटी सी एक्सीडेंट से उनको यहां पे करंट देखने को मिली। तो फिर उन्होंने सोचा कि भाई ऐसा क्या हो गया। तो फिर उन्होंने लिया, फिर बार बार गिराया, फिर एक डंडे में बांध करके या बड़ा सा मैग्नेट लेकर के ऊपर नीचे ऐसे किया, फिर ऊपर नीचे इस तरह से किया। तब उन्होंने पाया कि अरे इस मैग्नेटिक फील्ड को आगे पीछे करने पे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने का मतलब कि नजदीक ले जाएंगे तो बी बढ़ेगी या दूर ले जाएंगे तभी बी घटेगी। यानी बी को चेंज करना है उस लूप पे, तब करंट हमें देखने को मिलती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिसर्च, ठीक है। बाद में और भी एक्सपेरिमेंट किए तो उन्होंने पाया कि नहीं, बी को चेंज नहीं भी करें, बी को हम चेंज नहीं भी करें तब भी हम करंट फ्लो करा सकते हैं। बाद में ये पता चली। उनके हर एक एक्सपेरिमेंट को हम लोग एक्सप्लोर पहले करेंगे, ठीक है, अच्छे से फील करेंगे, सब कुछ समझेंगे। अभी सिस्टमेटिक अभी नहीं पढ़ रहे हैं, अभी केवल आपको इंटरेस्ट जगा रहा हूं कि क्या हो रही है, क्योंकि ये जानना बड़ा जरूरी है। टॉपिक में एंटर करने से पहले उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो जानना बड़ा जरूरी है। समझ रही है मेरी बात? तो क्या मेरी बातें पूरे अच्छे से समझ में आ रही है आपको? चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, एक बार समराइज करते हैं चीजों को। अभी तक हम लोगों ने यह सीखा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में
पीछे से अगर हम कोई करंट कैरिंग लूप है, करंट कैरिंग लूप हमारे पास है तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है, नंबर 1 पॉइंट। तो फिर उल्टा सोचना लाजिमी है। फैराडे ने सोचा कि सर मैग्नेटिक फील्ड दे करके क्या लूप में हम करंट ले सकते हैं? यस, ले सकते हैं, ऐसा फैराडे ने सोचा और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। लेकिन दुर्भाग्य से शुरू के एक्सपेरिमेंट में उनको ऐसा कभी भी नहीं मिला। मतलब मैग्नेटिक फील्ड डाले, लूप डाला, देयर इज नो करंट इन द लूप। एक्सीडेंटली क्या हो गया, उनके लूप से क्या गिर गया? एक मैग्नेट गिर गया, और मैग्नेट के गिरने से गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ गया, मतलब करंट फ्लो कर गई। तब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने ये रिसर्च कर लिया कि बिल्कुल ऐसा होता है कि जब किसी लूप से हम मैग्नेटिक फील्ड रखें नहीं बल्कि मैग्नेटिक फील्ड को लगातार चेंज करें, या तो वहां मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते जाए या वहां मैग्नेटिक फील्ड घटाते जाए, तो इन एवरी सिचुएशन वी गेट अ करंट इन द कॉइल। और केवल इतना ही नहीं, और भी बहुत सारी चीजें हुई जिसके वजह से उसमें करंट देखा गया। ठीक है गाइज, तो ये जो एक्सपेरिमेंट है उनका एक्सपेरिमेंट एक चीज के रिगार्डिंग नहीं है कि केवल बी को बढ़ाना है घटाना है, ठीक है, उनका और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, उसके बेसिस पर उन्होंने किया। तो बिल्कुल ये सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं गाइज, लेकिन उससे पहले हमें स्टार्टिंग से चीजों को समझना है। तो इस चैप्टर में हमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है मैग्नेटिक फ्लक्स की, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स हालांकि आपको पढ़ाया मैंने, फिर से इस चैप्टर में हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, और मैग्नेटिक फ्लक्स की हमें स्टार्टिंग से जरूरत पड़ने वाली है, और कैसे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही है उस पर कैसे फैराडे ने लॉज दिया, ठीक है, सब पे हम लोग काम करेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करेंगे छोटी छोटी एक्सपेरिमेंट में कि सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, हालांकि ये टॉपिक ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, जिसको हम लोग जनरली 5 से डिनोट करते हैं, राइट। मैग्नेटिक फ्लक्स होती क्या है, इसकी दो डेफिनेशन है, एक मैथमेटिकल डेफिनेशन कह सकते हो और एक ओरिजिनल जिसे हम डायरेक्ट यूज करेंगे लैंग्वेज में। आपको पहले भी बताया है, किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से, किसी भी लूप कह लो सकते हो, किसी एरिया से कह सकते हो, तो किसी भी एरिया से होकर के जितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्रॉस कर रही है, नंबर ऑफ, अब फिर वही बात है, नंबर को काउंट करना पॉसिबल नहीं है, तो मैथमेटिकली अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्रॉसिंग थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया, राइट, इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद दैट पर्टिकुलर एरिया। तो सिंपल डेफिनेशन वही लिखते हैं, द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्रॉसिंग through a given area is called magnetic flux associated with that area, associated with that area, क्लियर है। उससे एसोसिएटेड, उस पर्टिकुलर एरिया से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। अब मैथमेटिकली कैसे निकालते हैं, संख्या को तो निकालना पॉसिबल नहीं है, तो मैथमेटिकली हम लोग कैसे करते हैं, आपको पता है कि अगर मान लीजिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये B है, और मान लीजिए कि कोई एरिया है, किसी भी समय में एरिया कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे है, तो एरिया इस तरह से है, एरिया एक वेक्टर है, आपको सब पता है। सपोज करो कि एरिया वेक्टर इस साइड में है, एरिया वेक्टर के साथ B कोई एंगल बना रही है, एरिया वेक्टर के साथ B कोई एंगल बना रही है, ठीक है। तो फ्लक्स को मैथमेटिकली हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, मैथमेटिकली फ्लक्स मतलब कौन सी फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर, सिंपली। तो फाई इक्वल्स बी डॉट ए, क्लियर है, बी डॉट ए। सिंपली अगर हम इससे आगे बढ़ा दें तो फाई क्या हो जाएगी, बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा, सीधी सी बात है, बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा, वेयर व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर, सरफेस नहीं, एरिया वेक्टर एंड बी, मतलब एरिया के परपेंडिकुलर लाइन और उस जगह पर जो बी है उसके बीच का एंगल है, राइट। सो थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर A एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर विच इज B, क्लियर है, बहुत ही सिंपल है।
अब इसमें कुछ स्पेशल केस है, हालांकि वो इजी है समझना। देखिए अगर मैं थीटा की जगह पर 0 डिग्री कर लूँ तो cos 0 का वैल्यू 1, तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, b इंटू ए हो जाएगी। सिंपल है। केस 2 कर लेते हैं। अगर मैं थीटा की जगह पर 90 डिग्री कर लूँ, ठीक है, 90 डिग्री कर लूँ, मतलब ऐसा हो जाए, एरिया जस्ट ऐसा हो जाए। 90 डिग्री का मतलब हुआ कि इस तरीके का सिचुएशन, एरिया वेक्टर ऐसे हो जाए, एरिया ऐसे हो जाए, ठीक है। तो अब देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे है और एरिया ऐसे 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 रखा गया, तो क्या इससे होकर के कुछ गुजर रही है, अंदर में कुछ आ रही है क्या, कुछ आ रही है, नो कुछ नहीं आ रही है, ठीक है। तो ऐसे केस में फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, b इंटू ए इंटू कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, राइट। अगर थीटा को हम 180 डिग्री कर ले, बहुत सारे केसेस चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं केस थर्ड कर लूँ, अगर 180 डिग्री कर लूँ तो क्या हो जाएगा, ठीक है, b इंटू ए इंटू कॉस 180 डिग्री, दिस इज -1। क्लियर है। तो सिंपल चीज है, फाई इज -ba प्लस ba 0 वगैरह सब हो जाएगी। तो ये ऑलरेडी आपको पता था, इसमें कुछ खास होता नहीं है, जस्ट लाइक ये क्या है, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है। अगर आपको मैग्नेटिक फ्लक्स को समझना है तो सीधे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझिए, ठीक है। यहां पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस नहीं होकर के मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस हो रही है, सब कुछ एग्जैक्टली वैसे ही है। क्या मेरी बातें गेट कर रहे हो गाइज, कहीं से कोई शक नहीं है। अब इसकी यूनिट और डायमेंशंस भी कर लेते हैं, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा यूनिट और डायमेंशंस भी आपको करके बताता हूं, ये सब चीज को साफ कर देते हैं पहले। आइए यूनिट और डायमेंशन, तो यूनिट पहले कर लेते हैं। देखिए यूनिट तो आपको पता ही होगा, फ्लक्स का b इंटू ए है, b डॉट ए है, राइट। तो ये क्या होगी, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, जिसको हम लोग इसको वेबर कहते हैं, वेबर, ठीक है, आसानी से निकाल पाएंगे। जहां तक डायमेंशन की बात है, तो डायमेंशन को आप b का डायमेंशन लिख लेंगे, और अब b का डायमेंशन कैसे लिखेंगे ये भी मैंने आपको बता रखा है। देखिए डायमेंशन लिखना हो तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, b का डायमेंशन, और अब b का भी अगर याद नहीं है तो क्या करेंगे, b को बेसिक्स तरीके से कैसे सोचेंगे, बेसिक पे जाइए। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या होता था, फोर्स डिवाइडेड बाई चार्ज, याद करिए। तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा, फोर्स डिवाइडेड बाई चार्ज की जगह पर पोल स्ट्रेंथ। ऐसे ही करते हैं हम लोग, एकदम बेसिक से कर लेते हैं। अब हर चीज़ों को याद तो नहीं रख सकते ना, तो f बाई स्मॉल m कर लेते हैं, और एरिया तो पता ही है फटाफट, f का तो हम लोग को याद ही है, mlt -2, और ये याद रहना चाहिए, बेसिक जो फिजिकल क्वांटिटी हुआ याद रहना चाहिए। तो पोल स्ट्रेंथ क्या होती है, एम्पियर, आइडियल बताया था। पोल स्ट्रेंथ किसकी तरह काम करती है, करंट एलिमेंट की तरह, आइडियल, आई मतलब एम्पियर, और डीएल का मतलब मीटर, और ऊपर क्या है ये एरिया, एरिया का मतलब मीटर स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। एम्पियर को हम आई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको कट कर लिया। अब गौर से देखिए, ये एम स्क्वायर की जगह पर एल स्क्वायर करना चाहिए, और यहाँ पे ए इंटू एल करना चाहिए, क्योंकि डायमेंशन लिख रहे हैं ना, तो एरिया इंटू एल, ठीक है, आइडियल। तो ये ए कट गया, तो फाइनली हम लोग देख पा रहे हैं एम एल स्क्वायर टी -2, और ये ए आ गया, राइट। तो ये फाई का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। तो देख सकते हो कि हमें कुछ चीज़ें डायरेक्ट याद नहीं थी, फिर भी हम लोग बेस पे जाकर के इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देख लिए, कहीं से कोई डाउट नहीं होने चाहिए। और ये चीज़ें तो हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। इसका जो CGS यूनिट होता है, हालांकि हमने बता रखा है पहले के चैप्टर में, फाई का जो CGS यूनिट होता है वो मैक्सवेल होता है, ठीक है। और एक वेबर में 10⁸ मैक्सवेल होती है। मैंने इस चीज़ को बता रखा था, डिटेल में बता रखा था, ठीक है। तो चलिए पहले इस मैग्नेटिक फ्लक्स को आप पहले क्लियर करिए, फिर इसके बेसिस पर क्या फैराडे ने लॉ दिया, क्योंकि फैराडे की जो लॉ है वो बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स पे है, इसलिए हम लोग को मैग्नेटिक फ्लक्स पहले पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। वो बी पर भी हम लोग चाहे तो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए पहले इसको कॉपी कीजिए, और कॉपी करने के बाद मैं आपको पूरी फील बताता हूँ। वो जो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए, वो सारे एक्सपेरिमेंट को हम लोग के बाद रिवील करते हैं, सबको लिखेंगे भी, और फिर आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि अल्टीमेट रूल क्या है, फाइनल रूल क्या है, जिसके बेसिस पर उनके सारे लॉज को हम चाहे तो एक ही लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हैं। उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। पहले इसको कॉपी कीजिए। तो इस तरह से गाइज हम लोगों ने मैग्नेटिक फ्लक्स समझ लिया, और मैग्नेटिक फ्लक्स अभी हम लोगों ने क्या देखा है, सिंपल देखा है,
बी डॉट ए, सिंपल बी डॉट ए। ये तब है जब बी और ए यूनिफॉर्म टाइप का हो, बी यूनिफॉर्म हो, बी वेरिएशन नहीं कर रही हो। बहुत सारे जगहों पर बी वेरी भी करती है, बहुत सारे जगहों पर ऐसा सरफेस हो जो एरिया वेक्टर हर समय अलग अलग डायरेक्शन में हो, बी की डायरेक्शन अलग अलग हो। तो ऐसे केस में अगर सपोज करो कि इस टाइप का कोई हमारे पास सरफेस है, इस टाइप का, ठीक है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ अलग अलग डायरेक्शंस में है, ठीक है, बी वेरिएबल है, ठीक है, ये एरिया भी वेरिएबल है। तो ऐसे केस में अगर हमें टोटल फ्लक्स पूछा जाए, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स करते थे एग्जैक्टली वैसे ही है, तो यहाँ भी क्या करेंगे, एक छोटा सा एरिया ले लेंगे जिसको हम लोग डी ए बोल सकते हैं, और इसका एरिया वेक्टर मान लीजिए इस जगह पर इधर है और इस जगह पर इसका इस साइड में है मान लीजिए, ठीक है, थीटा एंगल पर बी इस साइड में है। तो यहाँ पे टोटल फ्लक्स निकालने के लिए इंटीग्रेशन यूज करेंगे छोटे से सेक्शन का, मतलब छोटे से सेक्शन का निकालेंगे तो क्या होगा, बी डॉट डी ए, और इसका क्लॉज इंटीग्रल कर लेंगे या फिर जैसा भी इंटीग्रल करना हो कर लेंगे और टोटल फ्लक्स हमें मिल जाएगा। तो ये किसकी तरह है, जस्ट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स की तरह। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पहले भी मालूम थी, बस इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया है तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हो गई है। खूब अच्छे से क्लियर है गाइज। चलो इस चीज़ को तो हम लोग यहीं पे छोड़ते हैं, इसका बस यूज होने वाला है। अब गाइज बात करते हैं कि क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेसिकली, ठीक है, और इसमें फैराडे का क्या लॉज है, फैराडे की क्या क्या एक्सपेरिमेंट है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग फैराडेज के बारे में समझते हैं, ठीक है। लॉज पे आने से पहले फैराडेज एक्सपेरिमेंट्स कर लेते हैं, ठीक है। ये सब अंडरस्टैंडिंग के लिए है, आपके बोर्ड एग्जाम्स में सीधे पूछा जाता है कि राइट डाउन द फैराडेज एक्सपेरिमेंट, ठीक है, और आपसे ये भी पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, लेकिन फैराडेज के एक्सपेरिमेंट पर पहले बात कर लेते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया। देखिए फैराडेज के एक्सपेरिमेंट में क्या है ये तो आपको पता पड़ गया, मतलब किसी भी कॉइल से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें, स्टार्टिंग की एक्सपेरिमेंट तो उनकी यही थी, तो उससे होकर के करंट फ्लो करती है। तो होता क्या है, फैराडेज ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, मैं आपको बताता हूं। इन्होंने क्या किया कि एक लूप लिया, ठीक है, यहां पे गैल्वेनोमीटर में लगा देता हूं, एक लूप लिया और यहां पे कोई मैग्नेट ले लिया, ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है, और मैग्नेट को इस साइड में दौड़ाया, ठीक है, लूप को स्थिर रखा, लूप का स्पीड 0 और इसको इस साइड में दौड़ाया, ठीक है। तो इसमें करंट की डायरेक्शन, देखिए करंट की डायरेक्शन अभी हम लोग जरूर बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। अभी आपको वो सारी चीज़ें मैं बाद में बताऊंगा कि करंट की डायरेक्शन क्या होती है, ठीक है। बस इसको इस साइड में ले जाया गया, ठीक है, तो इस साइड में ले जाया गया तो करंट इसमें इस तरीके से देखी गई। अभी आप छोड़ो, अभी आपको ये नहीं समझना कि करंट ऐसे ही क्यों हुई, वो सब हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। तो करंट की डायरेक्शन ऐसे देखी गई, ठीक है, और इसी में अगर हम लोग ऐसा कर दें, इसी नॉर्थ पोल को, राइट, और साउथ पोल को अगर मैं इससे दूर ले जाऊं, सब कुछ सेम है, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, तो करंट की डायरेक्शन ऐसे हो गई, ठीक है। अभी भी फील्ड है, नो डाउट, तो करंट की डायरेक्शन कैसे हो गई, इस तरीके से हो गई, क्लियर है। तो पहले में क्या हो रहा है, पहले दोनों में क्या हो रहा है, रिलेटिव मोशन हो रही है, मतलब मैं इसमें लगा देता हूं, ए वाला केस में हो रहा है रिलेटिव मोशन बिटवीन लूप एंड मैग्नेट, ठीक है, रिलेटिव मोशन बिटवीन लूप एंड मैग्नेट। तो हर केस में हम क्या देख रहे हैं कि उसमें करंट फ्लो कर रही है। और भी केस में बताता हूं, जैसे यहां पे कोई लूप लगा लिया, ठीक है, और ऊपर से कोई मैग्नेट का साउथ पोल नॉर्थ पोल जो भी है, इसको मैंने छोड़ दिया, नीचे गिरने दिया, तो ऐसे केस में भी करंट इस तरह से देखने को मिलती है, इस तरीके से देखने को मिलती है, ठीक है। तो किसी भी तरीके से अगर आप इसे गिरने दे रहे हो, ठीक है, तो इसमें करंट फ्लो कर रही है। और इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, और भी कोई जरूरी नहीं है कि बार बार मैग्नेट को ही दौड़ा जाए, कभी कभी मैग्नेट को स्थिर रख लो, लूप को ही दौड़ा दो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये सपोज करो कि ये हमारे पास कोई लूप है और यहाँ पे कोई गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है और लूप ही इसके पास दौड़ने लगी, ठीक है, लूप ही इसके पास दौड़ने लगी, तब भी इसमें करंट इस तरीके से फ्लो करने लगी। तो अब की बार ये रेस्ट में हो गया और ये ऐसे दौड़ने लगी भी वेलोसिटी से, तो कोई इशू नहीं है, या तो लूप दौड़े या मैग्नेट दौड़े,
या फिर दोनों ही दौड़े लेकिन अलग अलग स्पीड से दौड़े। रिलेटिव मोशन तो आपको पता है, अगर ये मान लीजिए 10 से जा रही है और ये भी 10 से जा रही है तो क्या रिलेटिव मोशन होगा? नहीं यार, कोई गैपिंग ही नहीं हो रही है, कोई गैपिंग नहीं हो रही है, समझ रहे हो? तो ये चीज़ें हैं कमाल की। मतलब ऐसे हो, ये कोई लूप हो जाए और ये मैग्नेट हो जाए। मान लीजिए मैग्नेट यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है और ये जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। तो फाइनली करंट तो होगी, फाइनली इसमें करंट तो देखने को मिलेगी, ठीक है। अब करंट किधर देखने को मिलेगी वो अलग बात है, ठीक है। करंट फाइनली किधर देखने को मिलेगी, बस इसमें हमें करंट मिलेगी, बस इसमें समझना है, इसमें हमें करंट देखने को मिलेगी, दैट्स इट। इसमें हमें करंट देखने को मिलेगी, क्लियर है? तो ये चीजें हमें समझनी है, ठीक है गाइस। ठीक है, तो यहां भी करंट देखने को मिलेगी। किस सिचुएशन से? 1 है, सिचुएशन ये 2 है, सिचुएशन ये 3 है, सिचुएशन ये 4 है, सिचुएशन ये 5 है। मतलब कोई भी सिचुएशन। और एक और चीज मैं बता दूं आपको, मान लीजिए ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है 6 सिचुएशन, और ये भी 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है। क्या इसमें कोई करंट होगी? क्या इसमें कोई करंट होगी? नो। क्यों करंट नहीं होगी? बिकॉज देयर इज नो रिलेटिव मोशन। ये किन लोगों का एक्सपेरिमेंट है? ये फैराडे का एक्सपेरिमेंट है। फैराडे ने देखा कि किसी भी तरीके से उसके बीच की दूरी किसी भी तरीके से हम बदल रहे हैं, तभी ऐसा होता है। क्या मेरी बातें गेट कर रहे हो गाइस? कहीं से इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। तो एक एक्सपेरिमेंट तो ये इनका था, ठीक है। दूसरा इनका एक्सपेरिमेंट था कि किसी भी तरीके से तुम एरिया वेक्टर को चेंज करो। किसी भी तरीके से क्या करो? एरिया वेक्टर को चेंज करो। ये तो हो गया। इसमें क्या किया? रिलेटिव मोशन किया। दूसरा, टू चेंज एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर को कैसे चेंज करेंगे? फील्ड में, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि यहां से यहां फील्ड है, किसी मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, यहां से इसी तरह फील्ड है और यहां पे लूप है कोई, ठीक है, इस तरह से। और इस लूप को हम ऐसे ओमेगा से रोटेट करने लगे। मतलब हमारे पास कोई ऐसा लूप है, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, लूप ऐसे है तो एरिया वेक्टर ऐसे होगी, लूप ऐसे है तो एरिया वेक्टर सामने होगी। जब लूप मेरा, देखो ध्यान से, जब लूप मेरा ऐसे रोटेट करने लगेगा, इस तरह से रोटेट करने लगेगा, ऐसे रोटेट करने लगेगा, तो एरिया वेक्टर ऐसे हो जाएगी। सोचो, अभी देखो, अभी मेरे पास लूप, सिंपली समझना है कि लूप मेरे पास ऐसे है, ऐसे देख रहे हो, ये लूप समझना है। तो ये लूप है तो एरिया वेक्टर इधर, जैसे ही ऐसे रोटेट कर जाएगा तो एरिया वेक्टर आप लोगों की तरफ, ऐसे हो जाएगा तो एरिया वेक्टर इधर, समझ रहे हो? तो घूमने से इसका एरिया वेक्टर लगातार क्या होगा? चेंज करेगा। वैसे केस में भी इसमें ईएमएफ देखने को मिली। तो टू चेंज द एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर को अगर हम चेंज करें, लगातार रोटेट करें, तब भी यहाँ पे आपको करंट देखने को मिलती है। यहाँ पे करंट जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ मिलती है। कमाल की बात है गाइस, ये सारी चीजें क्या है? कमाल की चीज है। और भी केसेस हैं। अभी अगर मैंने एरिया को रहने दिया, मतलब एरिया के डायरेक्शन को चेंज नहीं किया, तो एरिया के मैग्नीट्यूड को लगातार चेंज करें, मतलब एक बार उसको कम करें, एक बार ज़्यादा, ठीक है। इस केस में भी हमें क्या करंट देखने को मिलता है। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है गाइस? तो चलिए, ये सारी एक्सपेरिमेंट हुई जिसके बेसिस पर आगे और उन्होंने थियरी दिया, ठीक है। अभी तो फिलहाल अभी क्या क्या किया है? रिलेटिव मोशन बिटवीन दिस एंड दिस, ठीक। दूसरा, टू चेंज द एरिया वेक्टर, चाहे वो मैग्नीट्यूड में चाहे वो डायरेक्शन में। यहाँ पे लिख देता हूँ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन और बोथ, जैसे भी चेंज कर लो, ठीक है। हर केस में आपको कहीं ना कहीं उसमें ईएमएफ देखने को मिलता था। तो क्या मेरी बात है समझ? यहाँ से क्या पता चला? यहाँ से ये पता चला कि भाई जितना पास लाएंगे तो यहाँ पे बी बढ़ेगी, जितना पास लाएंगे बी बढ़ेगी, ठीक है। और यहां से ये पता चला कि घुमाएंगे तो क्या होगा? एरिया वेक्टर चेंज करेगा, बी तो चेंज नहीं करेगा भाई, बी तो चेंज नहीं करेगा, बी तो वही है, बी वही है। हम क्या चेंज कर रहे हैं? एरिया वेक्टर को चेंज कर रहे हैं। यानी यहां से एरिया वेक्टर चेंज करता हुआ मालूम चला। और यहां से क्या पता लगने लगा? यहां से ये पता लगने लगा कि यहां पे हम बी चेंज कर रहे हैं, मतलब जिस कॉइल की बात मैं कर रहा हूं उस जगह पे, उसके प्लेन में हम लोग बी चेंज कर रहे हैं। तो उन्होंने फाइनली क्या देखा कि बी के चेंज करने से भी और एरिया को चेंज करने से, चाहे वो मैग्नीट्यूड में भी चेंज करने से करंट देखने को मिलती है, और फिर उसके डायरेक्शन को भी चेंज करने से करंट देखने को मिलती है। तो देखो, फाइनल उनका एक्सपेरिमेंट अगर अच्छे से ऑब्जर्व करो तो तुम पाओगे कि कहीं ना कहीं बी भी चेंज हो रही है, एरिया भी चेंज हो रही है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में। तो अब देखोगे फ्लक्स में क्या क्या होती है। मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी होती है, एरिया वेक्टर ए होती है।
तो यहां तो दोनों के चेंज होने से होती है और मैग्नेटिक फ्लक्स में दोनों ही चीजें इन्वॉल्व है। तो क्यों ना मैं एक लाइन में बोल लूं कि मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने से, चाहे मैग्नेटिक फ्लक्स को आप जैसे भी चेंज कर लो, बी को चेंज करके कर लो या ए को चेंज करके कर लो या बी ए कॉस थीटा, थीटा को चेंज करके कर लो, मतलब डायरेक्शन को चेंज करके कर लो, मतलब एरिया वेक्टर को चेंज करके कर लो। तो इन एवरी सिचुएशन आप इनके जो एक्सपेरिमेंटल जो रिजल्ट है वो आपको मिल जाएगा उससे। तो हम लोग क्यों ना एक ही लाइन में इन सारे जो कंक्लूजन्स है एक ही लाइन में बोल दें। उन्होंने भी बोला कि किसी भी कॉइल से होकर के आप अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहे हो, यहां केयरफुल बात यह है कि मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज होना है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चेंज कर रहे हो ये आप पे जाता है, बी चेंज करके, एरिया वेक्टर को चेंज करके, उसके डायरेक्शन को चेंज करके, उसके मैग्नीट्यूड को चेंज करके, तो आप उसमें ईएमएफ पाओगे, मतलब करंट पाओगे। उसमें क्या पाओगे? करंट उसमें पाओगे। ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस होती है ना, ईएमएफ पैदा हुआ तभी तो। ईएमएफ करंट का सोर्स क्या होता है? ईएमएफ, बिना ईएमएफ के करंट तो प्रोड्यूस नहीं हुई होगी। ठीक है, अब उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे कि ईएमएफ प्रोड्यूस हो गई तो कहां पॉजिटिव हुआ, कहां नेगेटिव हुआ, इस पर भी अपन डिटेल चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए पहले ये सब छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट को आप चाहो तो लिख लो। हालांकि इसको एग्जाम में नहीं लिखना होता है, एग्जाम में तो हम लोग डायरेक्ट अभी आएंगे तो डायरेक्ट सबसे पहले लिखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, क्या इसका डेफिनेशन है, और साथ साथ फिर इसमें जो फैराडेज की जो लॉज हैं वो कौन कौन सी लॉज उन्होंने दिया। तो उन्होंने बेसिकली लॉ ये दिया कि जो ईएमएफ इंड्यूस होती है या जो करंट प्रोड्यूस हो रही है वो कितनी प्रोड्यूस हो रही है, उसके बारे में उनके चर्चा है। तो सब कुछ करेंगे गाइस, पहले इन सब चीजों को कॉपी कर लीजिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, और इतनी बेसिक चीजों के बाद अब हम लोग का टॉपिक आज का रियल में स्टार्ट होता है, यानी जो हम लोग लिखेंगे और जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एग्जाम में जनरली सवाल आपको यही पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड व्हाट इज फैराडेज लॉ, ये चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेसिकली है क्या? तो ये एक फिनोमेना है, और ये फिनोमेना ये है कि किसी भी कॉइल से होकर के जब फ्लक्स चेंज करती है तो उस कॉइल से होकर के या उस कॉइल में एक ईएमएफ पैदा होती है, और ईएमएफ पैदा होती है अगर कॉइल क्लॉज है तो उससे क्या होगी? करंट फ्लो करेगी। सो दिस इज फिनोमेना। तो कह सकते हो, अगर मैं ईएमआई की बात करूं तो ये क्या है दरअसल? द फिनोमेनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ इन ए कंडक्टर लिख सकते हो, कॉइल लिख सकते हो, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बेसिकली ये फिनोमेना है। ठीक, और इस फिनोमेना को किसने डिस्कवर किया था? फैराडे ने। फैराडे ने दो लॉज दिए। पहली लॉ तो उनकी यही है, मतलब किसी भी कॉइल से होकर के अगर फ्लक्स चेंज करते हो तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होती है, और वो ईएमएफ तब तक लास्ट करती रहेगी जब तक फ्लक्स चेंज करता रहेगा। थोड़ा उसको और क्लियर तरीके से बोला गया उसमें। तो चलिए फैराडेज के लॉज हम लोग बात करेंगे। फैराडेज लॉ फॉर ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, यहां से आपके एग्जाम्स में सवाल पूछे जाते हैं। तो फैराडेज के दो लॉ हैं, एक को बोलते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ। फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या है? फैराडेज फर्स्ट लॉ सिंपली स्टेट करता है कि किसी भी लूप में कैसे करंट फ्लो करती है, कैसे ईएमएफ इंड्यूस होती है। तो मैंने जैसा कि बताया एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट देखे, इसमें अल्टीमेट क्या था, मतलब एक ओवरऑल कंक्लूजन में अगर बोलो तो फ्लक्स के चेंज होने से, फ्लक्स में बहुत सारी चीजें हैं, बी के चेंज होने से, एरिया के चेंज होने से, उसके डायरेक्शन के चेंज होने से, मैग्नीट्यूड के चेंज होने से, राइट। तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि व्हेनेवर देयर इज चेंज इन magnetic flux associated with a coil, then an EMF is induced. EMF is induced in the coil, and this EMF lasts
till the flux changes। ठीक है, और ये ईएमएफ कब तक लास्ट करता है? जब तक जब तक फ्लक्स चेंज करती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फ्लक्स का चेंज होना बड़ा जरूरी है। फ्लक्स चेंज होना बंद, वहां फील्ड भी है, एरिया भी है, एवरीथिंग इज देयर, फ्लक्स इज देयर, बट देयर इज नो चेंजिंग फ्लक्स, देन no EMF, no current will be observed in the coil. This is very very important. Clear है guys? So हमने क्या लिखा? Whenever there is a change in magnetic flux, there is change in magnetic flux. This is very important. Change associated with the coil, then an EMF is induced in the coil, and this EMF lasts till the flux changes. Clear है? और अगर कॉइल क्लॉज हो जाए तो उसमें करंट भी प्रोड्यूस होगी और उस करंट को बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट। तो खैर यही इतना ही आप लिखना, इसमें मैं एक्स्ट्रा पॉइंट लिख देता हूं। इफ कॉइल इज क्लॉज्ड, क्योंकि करंट फ्लो करने के लिए तो कॉइल का क्लॉज होना जरूरी है, तभी तो करंट फ्लो करेगी। इफ कॉइल इज क्लॉज्ड देन करंट फ्लोज विच इज नोन एज इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट। क्लियर है? सिंपली मैं ये बोल रहा था कि सपोज करो कि कोई कॉइल है इस तरह से, ठीक है, कोई कॉइल है और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज करो किसी भी तरीके से, मान लो कि बी चेंज कर रही है, यहां बी चेंज कर रही है, तो बी चेंज कर ली तो बात खत्म। बी चेंज कर ली तभी यहां पे क्या होगी? फ्लक्स बनेगी। तो इस ए और इस बी के बीच है ना, एक हायर पोटेंशियल पे होता है और एक लोअर पोटेंशियल पे होता है। ठीक है, मतलब ए की पोटेंशियल एट ए इज नॉट इक्वल टू पोटेंशियल एट बी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बी चेंज हो रही है तब, बी चेंज हो रही है तब, फिर से समझो मैं क्या बोल रहा हूं। ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, यहां फील्ड भी है, ये फील्ड भी है, ठीक है, एरिया भी है, बट बी इज कांस्टेंट हियर, बी इज कांस्टेंट हियर। तो ए और बी की पोटेंशियल क्या होगी? सेम होगी। मतलब ए और बी की, यहां पे वायर से जोड़ भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक, लेकिन यहां पे बी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो इससे होकर के फ्लक्स क्या हो रही है? चेंज कर रही है। तो ए की पोटेंशियल बी की पोटेंशियल बराबर नहीं होगी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर कौन हाइयर होगा कौन लोअर है, वो अलग बात है, वो बी के चेंजिंग पे डिपेंड करता है कि बी बढ़ रही है, घट रही है, क्या हो रही है। बढ़ेगी तो ए अलग पोटेंशियल पे होगा और घटेगी तो अलग। उस पर अपन चर्चा करेंगे, डिटेल चर्चा करेंगे, अभी फिलहाल उस पर चर्चा नहीं करें। बस इतना सा समझ रहे हैं कि ए और बी के बीच पोटेंशियल सेम नहीं होगी। तो जब पोटेंशियल सेम नहीं होगी, मान लीजिए ये 10 वोल्ट हो गया या 5 वोल्ट हो गया, अगर दोनों को वायर के बीच कनेक्ट करेंगे तो क्या 10 वोल्ट से 5 वोल्ट के बीच क्या करंट फ्लो नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी, करंट फ्लो कर जाएगी, पूरे इस तरह से करंट फ्लो कर जाएगी, सेल की तरह काम करने लगेगा। क्लियर है गाइस? तो इसमें करंट फ्लो करेगा, इसमें करंट फ्लो करेगा। सो इसमें ईएमएफ क्या हो गई? नॉन जीरो हो गई, मतलब ईएमएफ इंड्यूस हुई है। और इसमें ईएमएफ की बात करें सो जीरो है, कोई ईएमएफ नहीं है भैया, कोई ईएमएफ नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ फ्लक्स क्या है? कांस्टेंट। फ्लक्स क्या है? कांस्टेंट। यहाँ फ्लक्स की बात करें तो क्या है? वेरिएबल। सो ईएमएफ जीरो नहीं होगी, होगी कुछ ना कुछ। खूब अच्छे से फील आ रही है? क्लियर है? तो ईएमएफ का मतलब समझ में आ रहा है कि कोई कॉइल होगी, उसके दो एंड के बीच ईएमएफ इंड्यूस होने का मतलब पोटेंशियल में डिफरेंस आना। पोटेंशियल में डिफरेंस आएगी तभी करंट फ्लो करेगा। सो क्या फर्स्ट लॉ क्लियर हो गया बहुत ही आसानी से? ठीक है, तो फर्स्ट लॉ में सिंपल स्टेटमेंट दी गई है। ठीक है गाइस? अब सेकेंड लॉ में हमें यह पता पड़ेगा कि एक्चुअल में कितनी इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी, एक्चुअल में कितनी करंट फ्लो करेगी अगर हम उसे क्लॉज कर देंगे। तो ये काफी कमाल का है और यहां से मैथमेटिक्स मिलती है। ठीक है गाइस? चलिए पहले इसको कॉपी कीजिए। तो अब हम लोग करेंगे सेकेंड लॉ। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं फैराडेज सेकेंड लॉ। देखिए फैराडेज का फर्स्ट लॉ था वो केवल ये ओरली बताया गया कि भैया फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होती है, मतलब उन्होंने केवल थ्योरेटिकल चीजें बताई। लेकिन अगला क्वेश्चन तो नेचुरली उठता है ना कि सर कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी, फ्लक्स अगर चेंज कर रही है तो कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो इसका जवाब क्या दिया फ्लक्स ये फैराडे ने सेकंड लॉ में दिया। फैराडे ने बोला कि जो चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है वही ईएमएफ के इक्वल होती है। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल। ठीक है, तो लिख सकते हो फैराडेज सेकंड लॉ।
ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स associated with the coil is equal to the EMF induced, right? So EMF को मैं E लिख रहा हूं, दिस इज बेसिकली रेट डी फाई बाई डी टी। अब गई यहाँ पे माइनस दिया जाता है, ये बड़ी काम का चीज़ है माइनस। क्यों दिया जाता है सब पे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है, सब पे चर्चा करेंगे। तो बस यहाँ पे इतना लिखेंगे कि वेयर नेगेटिव साइन इज अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, ठीक है, आगे चल के पढ़ेंगे। लेंज लॉ बड़ा टॉपिक होता है, इसमें क्वेश्चन, मतलब टॉपिक तो बस एक लाइन का है, बट उस पर जब हम लोग क्वेश्चंस करने चलते हैं, पूरे सिचुएशंस को अगर अलग अलग वैरायटी में देखने की कोशिश करते हो तो कंप्लीट एक क्लास लगेगा इसमें। सो वेयर नेगेटिव साइन इज अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, बस इतना समझना है कि जब ईएमएफ निकालेंगे, ठीक है, तो माइनस साइन यहाँ पे यूज करेंगे। हाँ, मैग्नीट्यूड की बात मैं करूँ, अगर मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो माइनस को हम हटा लेंगे। क्लियर है? अगर कॉइल क्लॉज है तो करंट भी प्रोड्यूस करेगी, तो ईएमएफ वहां पे इंड्यूस्ड, सॉरी क्या होगी, इंड्यूस्ड करंट हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, इफ कॉइल इज मेड क्लोज्ड, या डायरेक्ट लिखता हूं कॉइल इज क्लोज्ड एंड आर बी द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, राइट, देन इंड्यूस्ड करंट कितनी हो जाएगी, करंट तो होती है E बाई आर, राइट, और ये क्या होगी, डी फाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई आर, क्लियर है, डी फाई बाई डी टी। तो ये सारी चीजें इंस्टेंटेनियस, देखिए डी फाई बाई डी टी, तो डिफ्रेंसिएशन कर रहे हो तो आई कैसी मिलेगी, इंस्टेंटेनियस। डिफ्रेंसिएशन हमेशा इंस्टेंटेनियस वैल्यू देता है। एवरेज करंट भी पूछ सकता है, एवरेज ईएमएफ भी पूछ सकता है सिंपल, तो वहां पे सिंपल डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, मतलब अभी भाई क्या फाई थी, बाद में क्या फाई हो गई, सीधे चेंज निकालिए और जो टाइम लगा डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, वहां से भी आप चीजों को लिख सकते हो। तो मतलब ई अगर मैं एवरेज निकालूं, या डायरेक्ट मैं लिखता हूं एवरेज ईएमएफ, तो एवरेज ईएमएफ के लिए आपको ज़्यादा अकल नहीं लगानी है। एवरेज ईएमएफ के लिए सीधे डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, आप ऐसा बोल सकते हो, फाई फाइनल, फाई इनिशियल, ठीक है, और डेल्टा टी, सिंपल लगा लो, डायरेक्ट आपके आंसर्स हो जाएंगे, मैग्नीट्यूड वाइज है ये, ठीक है। उसी तरीके से आई अगर एवरेज पूछा जाए तो सिंपल क्या करना है, सिंपल क्या करना है, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी और आर कर लो, तो आई आपका एवरेज आ जाएगा। क्लियर है गाइस? इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं होनी चाहिए। अब गई जिसको थोड़ा सा ऑपरेशन और करते हैं, ये तो समझ में आ गया कि चलिए ईएमएफ कितना हो गया, सब कुछ है, क्वेश्चंस भी करेंगे डिटेल में, बट अब इसको थोड़ा ऑपरेशन और करने की जरूरत है। सोचिए सवाल कैसे जनरेट होता है, चलिए इसी इक्वेशन से आपको सबको समझ में आ जाएगा। तो पहली जो सवाल जनरेट होती है, अगर मैं यहां निकालू चाहे यहां निकालू, तो डी फाई बाई डी टी, तो यहां डिफरेंशिएशन से पता चल रहा है कि स्लोप ऑफ फ्लक्स टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ फ्लक्स टाइम ग्राफ गिव्स द ईएमएफ, और स्लोप ऑफ फ्लक्स टाइम ग्राफ डिवाइडेड बाय आर इज द करंट। ये मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूं कि अगर ये आ गया तो भाई ये भी आ जाएगा, आप बच्चे तो नहीं हो कि ये इसके लिए अलग से सोचना पड़ेगा। तो यहां से पहली चीज हमें समझ में आ रही है, अगर मैं डी फाई बाई डी टी कर दूं मैग्नीट्यूड वाइज, मैग्नीट्यूड भी मैं लिख रहा हूं, कंफ्यूज नहीं हुईएगा, ठीक है, यहाँ पे तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इज द स्लोप, दिस इज द स्लोप ऑफ फ्लक्स टाइम ग्राफ। अब इस पे तो क्वेश्चन बनता है, एक फ्लक्स ऊपर दे देगा, टाइम दे देगा और बोलेगा कि बताओ ईएमएफ कितना इंड्यूस हो गया। छोटा सा एग्जांपल्स, ऐसे आपको बेवकूफ बना सकता है, ऐसे देखने से ना लगता है कोई हाई लेवल का क्वेश्चन है। ऐसे दे देगा 60 डिग्री दे दिया, अब बोलेगा कि फाइंड ईएमएफ इंड्यूस्ड, ठीक है, कोई दम है क्या गाइस, क्या कोई दम है? अब फाई और टी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की स्लोप हमेशा फिक्स्ड रहती है, तो कोई इशू ही नहीं है। यहाँ पे ईएमएफ कभी भी पूछेगा तो सेम ही रहेगा, दिस इज डी फाई बाई डी टी एंड दिस इज व्हाट
दिस इज बेसिकली स्लोप की मैग्नीट्यूड है, राइट। तो tan 60 विच इज +√3, सीधे √3, इतनी वोल्ट, EMF हमेशा वोल्ट में आती है, ठीक है, वोल्ट आ गई। तो एक चीज़ तो समझ में आ गई आपको। सिमिलरली कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे d∅/फाई को क्या हम B.A लिख सकते हैं? बोलिए, B.A लिख सकते हैं गाइज? बिल्कुल लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। मान लीजिए कि B फिक्स्ड है, मान लीजिए B की डायरेक्शन क्या है, फिक्स्ड है। तो B को चलिए बाहर कर लिया और ये हो गया dA/dt, एरिया बदल रही है, एरिया ही बदल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया बदल रही है, किसका रेट ऑफ चेंज है? चेंज एरिया की रेट ऑफ चेंज है, ठीक है। तो इसके हेल्प से भी हम चाहें तो चीज़ों को समझ सकते हैं। हाँ, एक बात ठीक है कि अगर आप लगा रहे हो तो समय माइनस लगा लो, ताकि आगे चल के कोई दिक्कत ज़्यादा ना हो जाए। ये कब हम लोग कर रहे हैं? जब B क्या है, कांस्टेंट। अब ये जो छोटे छोटे हरकत कर रहे हैं, ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। कोई भी कर सकता है, अब ऐसा नहीं कि स्पेशल इसके लिए करो, इस पर 10 क्वेश्चन सेट करो, इससे आपका कोई बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं बढ़ता। आपका दिमाग तो यहीं पे बढ़ गया कि सर B और A में B कांस्टेंट हो गया, बाहर कर लो A का टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब एरिया को वेरिएबल लेकर के सवाल सेट किया जा सकता है। या ऐसा भी हो गया कि एरिया कांस्टेंट हो गया, ऐसा भी हो सकता है। इसको मैं आगे थोड़ा बढ़ा देता हूं, मैं सब पे चर्चा करूंगा, डोंट वरी। अगर मान लीजिए कि एरिया को बाहर कर लिया गया और यहाँ dV/dt, राइट, ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, ठीक है। ये कब है? जब A फिक्स्ड हो, ठीक है गाइस। तो इस पर ढेर सारे अलग अलग तरीके से सवाल बनाए जा सकते हैं। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एरिया ना बदले, मैग्नीट्यूड ना बदले, उसका B भी ना बदले और केवल एंगल बदलते जाए, तो B/A/cos θ, राइट। तो B को भी बाहर कर लेंगे, A को भी बाहर कर लेंगे और थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे। सब तरीके की सवाल की जा सकती है इस पे। तो अभी फिलहाल आज के डेट में गाइज हम लोग इस पर ज़्यादा बात ना करें, जस्ट नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम लोग फिर से रिवील करेंगे, एक एक चीज़ को मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, और अगले वीडियो सेशन में हम लोग केवल और केवल क्वेश्चंस कर रहे होंगे। इस पर ढेर सारे अलग अलग वैरायटी के सवाल हम लोग करेंगे। तो आज के वीडियो सेशन में हम लोगों ने बहुत ही बेसिक चीज सीखा। आज हम लोग जस्ट ABC सीख रहे थे, टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हुआ है नो डाउट, लेकिन एक फील आपको मैंने दिलाने की कोशिश करी है। फैराडेज के लॉ को मैंने एक्सप्लेन करा है, और फर्स्ट लॉ आपको याद रखनी है, सेकंड लॉ याद रखनी है, ठीक है। और सेकंड लॉ में जो निगेटिव साइन है वो लेंज लॉ के बेसिस पे है, जो हम लोग नेक्स्ट थर्ड क्लास में, आई होप थर्ड क्लास में हम लोग उस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट क्लास हम लोग का एक थ्योरेटिकल चीज़ हो गया, सेकंड क्लास हम लोग पूरा न्यूमेरिकल करेंगे, जिसमें हम लोग इस पे बेस्ड बहुत सारे सवाल करने वाले हैं। हर टाइप के सवाल को हम लोग एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है गाइस। मिलते हैं जस्ट नेक्स्ट वीडियो सेशन में।